Complete personal finance and financial planning in one video। फर्स्ट इमरजेंसी फंड। फिनेंशियल सिक्योरिटी और मेंटल पीस के लिए इमरजेंसी फंड बहुत ज्यादा जरूरी है। इमरजेंसी फंड में हम वो पैसा रखते हैं जो इमरजेंसी सिचुएशन या अनएक्सपेक्टेड फिनेंशियल सिचुएशन के लिए रखा जाता है। जॉब के केस में आपके पास 6 से 12 महीनों के एक्सपेंस के अमाउंट का फंड इमरजेंसी फंड में जरूर होना चाहिए। बिजनेस के केस में या अगर आपकी इनकम फ्लक्चुएटिंग है या अनस्टेबल है तो आपके पास आपके 1 से 3 साल के एक्सपेंस के अमाउंट का फंड इमरजेंसी फंड में जरूर होना चाहिए। इमरजेंसी फंड आपकी हेल्प करता है जॉब लॉस और इनकम लॉस के केस में, फिनेंशियल इमरजेंसी के केस में, अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस के केस में। इमरजेंसी फंड के चलते इन सिचुएशंस में आपको लोन नहीं लेना होगा। इमरजेंसी फंड के चलते इन सिचुएशंस में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स और अपने एसेट्स लॉस में सेल नहीं करने होंगे। इमरजेंसी फंड के चलते आपको फिनेंशियल इमरजेंसी में फिनेंशियल स्ट्रेस का सामना नहीं करना होगा। लेकिन याद रहे आपको इमरजेंसी फंड का पैसा लिक्विड एसेट्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर वो पैसा आप तुरंत विड्रॉ कर सके। आप इस पैसे को मल्टीपल एसेट क्लास में डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। आप इस पैसे को हाई इंटरेस्ट देने वाले सेविंग अकाउंट और एफडी अकाउंट में भी रख सकते हैं। कुछ पैसा आप लिक्विड म्यूचुअल फंड में भी रख सकते हैं। कुछ पैसा आप शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में भी रख सकते हैं। कुछ पैसा आप कैश में भी रख सकते हैं। इमरजेंसी फंड का पैसा आप इन चारों एसेट्स में इक्वली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या जो भी रेशियो आपको ठीक लगे उस अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। लेकिन याद रहे इस पैसे को आपने हाईली इलिक्विड एसेट में नहीं लगाना है। इस पैसे को आपने हाईली वोलेटाइल एसेट में भी नहीं लगाना है। फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी एंड रियल एस्टेट, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है और रियल एस्टेट में लिक्विडिटी नहीं होती है। जैसे ही आपकी कमाई शुरू हो आप हर महीने अपनी कमाई का 20 to 40% हिस्सा इमरजेंसी फंड के लिए सेव करो। जब आप उस अमाउंट तक पहुंच जाओ जो हमने ऊपर डिस्कस किया है तब आप इमरजेंसी फंड के लिए पैसा सेव और इन्वेस्ट करना बंद कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़े, जैसे जैसे आपके खर्चे बढ़े, वैसे वैसे आप अपने इमरजेंसी फंड के अमाउंट को भी बढ़ाते रहो। इस अमाउंट तक जल्दी पहुंचने के लिए आप साइड में पार्ट टाइम इनकम भी शुरू कर सकते हैं या अपनी कमाई को बढ़ाने पर भी फोकस कर सकते हैं या फिर आप प्रॉपर बजटिंग कर सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस को कट कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर जब आप इमरजेंसी फंड से पैसा विड्रॉ करो तो वो पैसा आप अगले कुछ टाइम में इमरजेंसी फंड में वापस डिपॉजिट कर दो। याद रहे इमरजेंसी फंड का पैसा आपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस के लिए यूज नहीं करना है। इमरजेंसी फंड फिनेंशियल स्ट्रेस फ्री लाइफ का फाउंडेशन है। याद रहे आपको इमरजेंसी फंड का सारा पैसा कैश में ही नहीं रखना है, नहीं तो इन्फ्लेशन के चलते आपके पैसे की वैल्यू हर साल 6% से कम होती रहेगी। वो पैसा आपने इन्वेस्ट करके ग्रो भी करना है। लेकिन ये भी याद रहे कि उस पैसे पर बहुत ज्यादा रिटर्न जनरेट करने की जरूरत नहीं है। उस पैसे की सिक्योरिटी एंड लिक्विडिटी ज्यादा जरूरी है, रिटर्न्स नहीं। आप शेयर मार्केट या क्रिप्टो करेंसी में अपनी इमरजेंसी फंड को इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि हो सकता है जब आपको पैसों की जरूरत हो तब मार्केट में क्रैश आ रखा हो, फिर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स, अपनी होल्डिंग्स लॉस में सेल करनी होगी। सेकंड, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस रिस्क मैनेजमेंट का एक तरीका है जिसमें हम प्रीमियम पे करते हैं और उसके बदले हमें फिनेंशियल प्रोटेक्शन मिलता है किसी भी लॉस या डैमेज के अगेंस्ट। इंश्योरेंस कई तरह की होती है, लाइक लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, बिजनेस इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस एक्सेट्रा। हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को हेल्थ इंश्योरेंस जरूर देता है, लेकिन उसका कवर अमाउंट सफिशिएंट नहीं होता है। आपके पास मिनिमम 5 से 10 लाख रुपए के कवर का हेल्थ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं तो मिनिमम 15 से 20 लाख रुपए के कवर का। आप अपनी पूरी फैमिली के लिए एक सिंगल प्लान भी ले सकते हैं जिसे हम फैमिली फ्लोटर प्लान भी कहते हैं। आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस की बेस पॉलिसी के साथ टॉपअप या सुपर टॉपअप भी ले सकते हैं। इसमें थोड़े से एक्स्ट्रा प्रीमियम में ही आपको कई गुना ज्यादा का कवर मिल जाता है। आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपके आसपास के जो भी हॉस्पिटल्स है, जिस भी हॉस्पिटल में आप ज्यादा आते या जाते हैं या इमरजेंसी सिचुएशन में आप जिस हॉस्पिटल को प्रेफर करेंगे, ये सभी हॉस्पिटल्स आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में नेटवर्क हॉस्पिटल्स होने चाहिए ताकि आपको इन सभी हॉस्पिटल्स में कैशलेस ट्रीटमेंट की फैसिलिटी मिले। आप को पेमेंट वाली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को अवॉइड करो, नहीं
नहीं तो टोटल एक्सपेंस का एक हिस्सा आपको ही पे करना होगा। आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में रूम रेंट लिमिट भी नहीं होनी चाहिए। किसी डिजीज के ट्रीटमेंट पर भी कोई भी लिमिट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उस लिमिट से ऊपर का एक्सपेंस आपने ही बियर करना होगा। आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का वेटिंग पीरियड भी देखो, क्योंकि उसमें आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए 2 से 4 साल का वेटिंग पीरियड हो सकता है। अगर आपको मैटरनिटी कवर चाहिए तो आप पहले ही ले लो, क्योंकि उसमें भी 2 से 3 साल का वेटिंग पीरियड होता है। आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में रिस्टोरेशन बेनिफिट भी जरूर होना चाहिए। उसका ये मतलब होता है कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए के कवर का हेल्थ इंश्योरेंस है और आप उसमें से 5 लाख रुपए तक का यूज कर लेते हैं तो रिस्टोरेशन बेनिफिट के चलते अगली बार भी आप 10 लाख रुपए तक क्लेम कर सकते हैं, ना कि सिर्फ 5 लाख रुपए तक। जिस भी कंपनी से आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 90% या उससे ज्यादा होना चाहिए। अब बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस की। लाइफ इंश्योरेंस में आपने सिर्फ टर्म इंश्योरेंस लेना है, टूलिप और इंडोमेंट बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि इनमें आपको ना तो सफिशिएंट अमाउंट का रिस्क कवर मिलता है और ना ही आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। अब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी टर्म इंश्योरेंस लो, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम पूरी लाइफ के लिए फिक्स रहता है। तो आप जितनी कम एज में टर्म इंश्योरेंस लोगे उसका प्रीमियम उतना ही कम होगा। आपके पास आपकी एनुअल इनकम के 20 टाइम्स के कवर का टर्म इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस में मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है, सिर्फ डेथ के केस में ही आपको पैसा मिलेगा। टर्म इंश्योरेंस सबसे बेस्ट इंश्योरेंस है, बहुत कम प्रीमियम में आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। टर्म इंश्योरेंस भी आप उसी कंपनी से लो जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो ज्यादा हो। आप अपनी पॉलिसी के हिडन चार्जेस और एक्सक्लूजन्स जरूर जान लो, क्योंकि हर पॉलिसी सब कुछ कवर नहीं करती है। इंश्योरेंस लेते टाइम हम सबसे बड़ी मिस्टेक जो करते हैं वो ये कि हम इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स कर देते हैं। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को आप बिल्कुल अलग रखो। इंश्योरेंस सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए है, ना कि रिटर्न्स के लिए। रिटर्न्स के लिए आप अलग से इन्वेस्टमेंट करो। अगर आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो ना तो आपको प्रॉपर अमाउंट का रिस्क कवर मिलेगा और ना ही अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। यूलिप और इंडोमेंट जैसे प्लान में आपको सिर्फ 4 to 6% का ही रिटर्न मिलता है, और आपने सिर्फ एजेंट के कहने पर ही इंश्योरेंस नहीं लेना है, खुद से प्रॉपर रिसर्च करके ही इंश्योरेंस लेना है। अगर आप सही इंश्योरेंस लोगे तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी पक्की है, गलत इंश्योरेंस लोगे तो वो तो सिर्फ एक वेस्ट ऑफ मनी है। सही पॉलिसी सेलेक्ट करोगे तो फ्यूचर सिक्योर है, वरना नहीं है। तो आप सिर्फ टैक्स बचाने के लिए ही इंश्योरेंस मत लो, आप रिस्क मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए इंश्योरेंस लो। इंश्योरेंस का मेन काम आपको अचानक से आने वाले लॉसेस से बचाना होता है। इंश्योरेंस का काम प्रोटेक्शन है, इन्वेस्टमेंट नहीं। आप इंश्योरेंस ऑफलाइन एजेंट से भी खरीद सकते हो, पॉलिसी बाजार जैसे प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। आपको 60 या मैक्सिमम 70 की एज तक ही टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस के साथ साथ आप क्रिटिकल इलनेस राइडर, एक्सीडेंटल राइडर, प्रीमियम वेवर जैसे राइडर्स भी ले सकते हैं। क्रिटिकल इलनेस में आपको बड़ी बीमारी होने के केस में एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा। एक्सीडेंटल राइडर में एक्सीडेंट में डेथ होने पर भी आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। प्रीमियम वेवर राइडर में आपको डिसेबिलिटी के केस में आपके फ्यूचर के सभी प्रीमियम माफ हो जाएंगे। बहुत कम एक्स्ट्रा प्रीमियम में ही ये तीनों बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ और राइडर्स भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये 3 मस्ट है। इंश्योरेंस से हम छोटी छोटी प्रीमियम पेमेंट से ही बड़ा फाइनेंशियल रिस्क कवर कर लेते हैं। आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में नो क्लेम बोनस का भी बेनिफिट उठा सकते हैं, मतलब कि अगर आप क्लेम नहीं करोगे तो फ्यूचर में आपका प्रीमियम कम हो जाएगा। आप कोशिश करो कि आप टॉप 3 टॉप 5 ब्रांड से ही इंश्योरेंस लो। मोटर इंश्योरेंस की बात करें तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में सिर्फ दूसरे का डैमेज कवर होगा। कंप्रीहेंसिव इंश्योरेंस में आपका और सामने वाले का दोनों का कवर होगा। आप जीरो डेप एड ऑन भी ले सकते हैं, उससे पुरानी गाड़ी के पार्ट्स रिप्लेसमेंट का फुल क्लेम मिलेगा। बिजनेस इंश्योरेंस में बिजनेस लॉसेस, बिजनेस लाइबिलिटी और एम्प्लॉयज को प्रोटेक्शन मिलता है। थर्ड, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ क्रिएशन। आप अपनी कमाई का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा बचाकर उसे इन्वेस्ट करके ग्रो करो। अगर आप सिर्फ पैसा बचाओगे, उसे इन्वेस्ट करके उसे ग्रो नहीं करोगे तो इन्फ्लेशन हर साल आपके पैसे की वैल्यू 6% से कम करता रहेगा। आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो, ताकि आप कंपाउंडिंग का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा पाओ। कंपाउंडिंग के चलते अगर आप हर महीने
महीने 3 से 5 हजार रुपए भी इन्वेस्ट करोगे तो भी लॉन्ग टर्म में आप करोड़पति बन जाओगे। लेकिन याद रहे, वेल्थ क्रिएशन लॉन्ग टर्म का गेम है। शॉर्ट टर्म सोच वाले लोग कभी भी बड़ी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास मल्टीपल एसेट क्लास है। आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप गोल्ड या सिल्वर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप फिक्स्ड इनकम बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप बिजनेस और स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सब में आपको 8 to 15% का CAGR रिटर्न मिल जाएगा। आप अपनी इन्वेस्टमेंट के रिस्क को कम करने के लिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करो। आप अपना सारा पैसा किसी एक ही एसेट क्लास में ना लगाओ। आप अपनी कमाई का एक हिस्सा पहले सेव और इन्वेस्ट करो, उसके बाद जो भी पैसा बचे आप उसे खर्च करो। करियर की स्टार्टिंग में जरूर आपको पैसे के लिए काम करना चाहिए, लेकिन एक टाइम के बाद आपका पैसा आपके लिए काम करना चाहिए, क्योंकि हम सब का अल्टीमेट गोल फाइनेंशियल फ्रीडम ही होना चाहिए। और ये हम कैसे कर पाएंगे वो हम आगे डिस्कस जरूर करेंगे। आप बड़ी वेल्थ क्रिएट कर पाओ उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव और इन्वेस्ट करो, और उसके लिए आपकी कमाई का ज्यादा होना बहुत जरूरी है। सो आप अपनी कमाई को बढ़ाने के नए नए तरीके ढूंढते रहो। याद रहे, वेल्थ क्रिएशन के साथ साथ आप वेल्थ की प्रोटेक्शन पर भी फोकस करो। सफिशिएंट अमाउंट की इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर, इमरजेंसी फंड बनाकर और प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन करके। अगर आप लोन लो तो एसेट्स बिल्ड करने के लिए लोन लो, अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए लोन लो, ना कि सिर्फ अपनी लाइबिलिटीज बढ़ाने के लिए। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप हाई रिस्क की इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाइक प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, FNO ट्रेडिंग, एंजल इन्वेस्टिंग, IPO एंड प्री IPO इन्वेस्टिंग, स्टार्टअप इन्वेस्टिंग एटसेट्रा। जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़े वैसे वैसे आप अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को भी बढ़ाते रहो। आप इन्वेस्टिंग में फोमो, फियर एंड ग्रीड जैसे इमोशंस को भी अवॉइड करो। फोर्थ, इनकम, मनी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ज्यादा पैसा कमाने के लिए आपने ये 4 काम करने हैं। फर्स्ट, जो भी काम आप कर रहे हो उसमें आप अपनी कमाई को बढ़ाने के बारे में सोचो। सेकंड, आप साइड इनकम या मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम भी जनरेट करो। थर्ड, आप पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करो। फोर्थ, आप पोर्टफोलियो इनकम जनरेट करो। पोर्टफोलियो इनकम का मतलब है स्टॉक्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड से आने वाला पैसा। जॉब एंड बिजनेस से आने वाली इनकम आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस देगा, लेकिन रियल वेल्थ पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम से ही आएगी। सबसे पहले तो आप एक्टिव इनकम बिल्ड करो, उसके बाद आप पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम बिल्ड करो। पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन उसे मैनेज करना दूसरी स्किल है। ये दोनों ही स्किल सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपनी कमाई का मिनिमम 10% हिस्सा अपनी पर्सनल डेवलपमेंट, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स में इन्वेस्ट करो, और अपनी कमाई का मिनिमम 20 to 30% हिस्सा आप इन्वेस्ट करो। बचा हुआ पैसा आप नीड्स एंड वांट्स के लिए रखो। गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोगों का पैसा उनके लिए काम करता है, और वो पॉसिबल है इन्वेस्टमेंट्स करके। आप जितना हो सके उतना क्रेडिट और लोन को अवॉइड करो। EMI पर लग्जीरियस लाइफस्टाइल मेंटेन करना अवॉइड करो। आप गेट रिच क्विक स्कीम्स को अवॉइड करो। रातों रात अमीर बनने की कोशिश करना भी अवॉइड करो। आप सिर्फ पैसा कमाने पर फोकस मत करो, आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने की डायरेक्शन में काम करो। आप अपनी कमाई का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा बचाकर उसे इन्वेस्ट करके उसे ग्रो जरूर करो, नहीं तो इन्फ्लेशन आपके पैसे की वैल्यू हर साल 6% से कम करता रहेगा। अगर आप सेविंग अकाउंट और FD अकाउंट में पैसा रखते हैं और 4% का रिटर्न जनरेट करते हैं, और अगर इन्फ्लेशन 6% है तो हर साल आपके पैसे की वैल्यू 2% से कम हो रही है, तो आप अपने पैसों को कम से कम इन्फ्लेशन रेट जितना ग्रो तो जरूर करो, जो कि 6% है, या फिर मिनिमम 10% से तो ग्रो जरूर करो, जो कि म्यूचुअल फंड, गोल्ड, रियल एस्टेट से करना बहुत इजी है। आप बजटिंग करो, प्लानिंग करके सोच समझकर खर्च करो। आप आज फिजूल खर्च मत करो, आप कल की फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम करो। कंक्लूजन ये है कि आप ज्यादा पैसा कमाओ और खर्च कम करो, ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करो और पेशेंस जरूर रखो। फिफ्थ, एक्सपेंस मैनेजमेंट और बजटिंग। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था, आप अपनी कमाई का मिनिमम 10% अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स में इन्वेस्ट करो, मिनिमम 20% आप इन्वेस्ट करो। बचा हुआ पैसा आप नीड्स एंड वांट्स के लिए रखो। जैसे ही आपकी कमाई आए आप पहले सेव और इन्वेस्ट करो, उसके बाद जो भी पैसा बचे आप उसे खर्च करो। आप अपनी हर एक रुपए की इनकम और एक्सपेंस को ट्रैक करो। आप बजट बनाकर, प्लानिंग बनाकर, लिस्ट बनाकर खर्च करो। उस प्लानिंग, उस लिस्ट से बाहर कुछ भी ना खरीदो। आप कोई भी परचेज के दौरान नेगोशिएशन
कलेक्शन करो। आप ऑफ सीजन शॉपिंग करने की कोशिश करो। किसी भी बड़े परचेज को 2 से 4 दिन के लिए पोस्टपोन करो। अगर 2-4 दिन बाद भी उस चीज को खरीदने की जरूरत आप महसूस कर रहे हैं तो आप उसे खरीद सकते हैं। इससे आप खुद को इम्पल्सिव बाइंग से बचा पाएंगे। आप क्रेडिट कार्ड यूज करो तो उसे स्मार्टली यूज करो। आप उसकी टाइमली पेमेंट करो। आप मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करने की बजाय पूरी पेमेंट करो, नहीं तो रिमेनिंग अमाउंट पर आपको 30 to 40% का इंटरेस्ट पे करना होगा। आप ऑनलाइन पेमेंट करने की बजाय कैश में पेमेंट करो। इससे जब आप पैसा खर्च करेंगे तो आप उसे फील करेंगे, जो कि ऑनलाइन पेमेंट के केस में नहीं हो पाता है। आप अपने एक्सपेंसेस का मंथली रिव्यू करो कि आपने प्लानिंग और बजट के अकॉर्डिंग खर्च किया है या नहीं। अगर आपके पास मल्टीपल लोन्स है तो आप हाई इंटरेस्ट वाले लोन को पहले पे करो, या फिर आप छोटे छोटे लोन को पे करके अपना मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। और आप कोशिश करो कि आप हर साल लोन की 2-4 EMI एक्स्ट्रा पे कर पाओ। और आप कोशिश करो कि जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़े वैसे वैसे आप अपने EMI के अमाउंट को बढ़ाते रहो। आप खुद को अमीर दिखाने के लिए, दूसरे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए लोन पर महंगी महंगी चीजें खरीदना अवॉइड करो। आप अपनी इनकम, अपने एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड मेंटेन करो। आप अपनी मंथली इनकम का 30 या 40% से ज्यादा EMI में पे बिल्कुल मत करो। आप अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस बंद कर दो। आप चीजों को खरीदने की बजाय उन्हें रेंट पर भी ले सकते हैं। बाय नाउ पे लेटर, लिमिटेड टाइम ऑफर्स, सेल्स एंड डिस्काउंट, ये सब इसलिए होता है ताकि आप ज्यादा पैसा खर्च करें। लोग सोचते हैं कि बजट बनाने का मतलब है खुद को रिस्ट्रिक्ट करना, जबकि बजट तो हम जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए बनाते हैं। अपने फाइनेंशियल गोल्स को जल्दी अचीव करने के लिए करते हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए करते हैं। आप अपनी पर आवर की इनकम कैलकुलेट करो। मान लेते हैं आप महीने का 30,000 रुपए कमा रहे हैं। आप हर महीने 25 दिन काम करते हैं। आप हर रोज 8 घंटे काम करते हैं, तो आपके 1 घंटे की कमाई हुई 150 रुपए। अगर आप कोई 1500 रुपए की चीज खरीद रहे हैं तो आप खुद से ये सवाल पूछो कि क्या इस चीज के लिए 10 घंटे काम करना वर्थ इट है। अगर वर्थ इट नहीं है तो आप उस चीज को बिल्कुल मत खरीदो। 6, डेट मैनेजमेंट एंड क्रेडिट कार्ड। आप हाई इंटरेस्ट वाले लोन्स को अवॉइड करो। आप एक ही टाइम पर मल्टीपल लोन्स लेना अवॉइड करो। लोन रीपेमेंट की बात करें तो आप हाई इंटरेस्ट वाले लोन्स को पहले पे करो। याद रहे, आपकी मंथली EMI आपकी मंथली सैलरी के 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो आप अपने लोन को रीफाइनेंस भी करा सकते हैं। लोन रीफाइनेंस का मतलब है हाई इंटरेस्ट वाले लोन को लो इंटरेस्ट वाले लोन के साथ रिप्लेस करना, ताकि इंटरेस्ट बर्डन कम हो सके। आप लग्जरियस शॉपिंग के लिए भी लोन लेना अवॉइड करो। आप अपने क्रेडिट कार्ड की बिल पेमेंट टाइमली करो और अपनी क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो का 30% से ज्यादा यूज मत करो, वरना आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा। आप अपना सिबिल स्कोर अच्छा रखो ताकि आपको कम इंटरेस्ट पर लोन मिल सके, आपको जल्दी लोन मिल सके। आप अपने क्रेडिट कार्ड को स्मार्टली यूज करो। आप ऐसा क्रेडिट कार्ड लो जो आपकी स्पेंडिंग हैबिट के अकॉर्डिंग आपको मैक्सिमम रिवार्ड पॉइंट्स और कैशबैक दे। आप मल्टीपल या बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स भी अवॉइड करो। आप क्रेडिट कार्ड से कभी भी कैश विड्रॉ मत करो, क्योंकि इससे डे 1 से ही आपको 30 to 40% का इंटरेस्ट पे करना होगा। आप क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल डलवाना भी अवॉइड करो। अगर आपने लोन ले रखा है तो आप अपनी बढ़ती हुई कमाई के साथ अपने EMI के अमाउंट को भी बढ़ाते रहो और आप कोशिश करो कि आप हर साल 2-4 EMI एक्स्ट्रा पे कर पाओ। इन दोनों के चलते आप अपने लोन को 30 to 50% टाइम में ही पे कर पाएंगे। आप हर 6 महीने में अपने क्रेडिट कार्ड लिमिट को इंक्रीज करवाओ। इससे आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो भी अच्छा होगा और आपका सिबिल स्कोर भी फास्ट ग्रो होगा। अगर आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड है जिसकी बिल डेट अलग अलग है, मान लेते हैं एक की है 5th और एक की 25th, तो इससे आपको 20 दिन का एक्स्ट्रा फ्री क्रेडिट पीरियड मिल जाएगा। अगर आपको एक बड़ा एक्सपेंस क्रेडिट कार्ड से करना है तो आप एक ही क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने की बजाय मल्टीपल क्रेडिट कार्ड से वो पेमेंट करो। इससे आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो भी कम ही रहेगा और आपका सिबिल स्कोर भी इंप्रूव होगा। आप अपने क्रेडिट कार्ड को टाइमली अपग्रेड भी करा सकते हैं ताकि आपको ज्यादा बेनिफिट्स मिले, ज्यादा रिवार्ड्स मिले। जो लोन आपके पास है या जो लोन आप लेने जा रहे हो, आप उसकी प्री पेमेंट फीस जानो। आप क्रेडिट कार्ड की नो कॉस्ट EMI ट्रैप को भी अवॉइड करो, क्योंकि नो कॉस्ट EMI में वो आपसे इंटरेस्ट शायद चार्ज ना भी करे, लेकिन वो उस प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस एक्चुअल प्राइस से ज्यादा करके बताते हैं, या फिर उसमें प्रोसेसिंग फीस छुपी हुई होती है, या फिर उसमें हिडन चार्जेस भी हो सकते हैं। आप
शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए पर्सनल लोन लेने की बजाय ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज करो, या फिर ऐसी सिचुएशन में गोल्ड लोन भी लिया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों आपको पर्सनल लोन से सस्ते पड़ेंगे। आप क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करने की बजाय एडवांस सैलरी को प्रेफर करो। 7th, टैक्स प्लानिंग। इंडिया में 3 तरह के टैक्स होते हैं: डायरेक्ट टैक्स लाइक इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स लाइक जीएसटी टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स लाइक टैक्स ऑन स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड एटसेट्रा। इंडिया में 2 टैक्स रिजीम है। ओल्ड टैक्स रिजीम में एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस है। न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स रेट्स तो कम है, पर उसमें आपको डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। सैलरीड लोगों के लिए ओल्ड रिजीम सही हो सकती है। अगर डिडक्शंस लिए जा रहे हैं तो 2025 के बजट से तो 12 लाख रुपए की इनकम तक तो कोई टैक्स नहीं है। सैलरी के केस में 75,000 रुपीज का एडिशनल डिडक्शन भी मिल जाता है। लेकिन अगर आपकी सैलरी 12 लाख रुपए से ज्यादा हुई तो टैक्स तो 4 लाख रुपए से ही लगना शुरू हो जाएगा, ना कि सिर्फ ये कि 12 लाख रुपए की इनकम के बाद ही टैक्स लगेगा। सेक्शन 80C के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करके टैक्स बचाया जा सकता है, लाइक ELSS, यूलिप्स, PPF, इंश्योरेंस प्रीमियम, होम लोन इंटरेस्ट एटसेट्रा। कैपिटल गेन्स को कम करने के लिए आप टैक्स हार्वेस्टिंग का यूज कर सकते हैं। टैक्स हार्वेस्टिंग का मतलब है आपको एक साल में 1.25 लाख रुपए तक के कैपिटल गेन्स पर टैक्स पे नहीं करना है, तो आप हर साल अपनी उतनी होल्डिंग्स बेच सकते हैं जिससे 1.25 लाख रुपए तक का प्रॉफिट बुक किया जा सके, और फिर उस इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में आप दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं। IT फाइलिंग हर साल 31 जुलाई तक कर देनी चाहिए, वरना पेनल्टी लगेगी। अब बेनामी प्रॉपर्टी से भी दूर रहो, नहीं तो इसमें 7 साल तक की जेल हो सकती है। पर्सनल टैक्स बर्डन हटाने के लिए या कम करने के लिए कुछ लोग होल्डिंग कंपनी भी बनाते हैं, क्योंकि कंपनी पर टैक्स रेट्स कम लगते हैं। कुछ लोग HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्रिएट करके भी टैक्स बचाते हैं। एक फैमिली के अलग अलग मेंबर अलग अलग HUF क्रिएट कर सकते हैं, अगर उन मेंबर्स के पास एलिजिबल इनकम सोर्स है तो। कुछ लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ऑफशोर अकाउंट का भी यूज करते हैं। कुछ लोग अपनी कंपनीज को टैक्स हेवन कंट्रीज में भी रजिस्टर कराते हैं, क्योंकि वहां टैक्स नहीं लगता है या कम टैक्स लगता है। बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स और CEO सैलरी बहुत कम लेते हैं, बाकी का पैसा वो ESOPs, एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान में कन्वर्ट करा लेते हैं। इससे वो अपना काफी टैक्स बचा लेते हैं। अमीर लोग जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वो उसे अपने नाम पर नहीं खरीदते हैं, वो कंपनी के नाम पर बाय करते हैं, ताकि उस पर GST का इनपुट क्रेडिट मिल सके और टैक्स कम हो सके। कुछ लोग रेंटल इनकम में भी इन्वेस्ट करते हैं, ताकि उन्हें डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन जैसे डिडक्शंस मिले। कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टी या अपनी इन्वेस्टमेंट्स बेचकर वो पैसा नए एसेट में डाल देते हैं, ताकि उनका टैक्स बचे। कुछ लोग एक पेरेंट कंपनी दुबई जैसी कंट्री में बना लेते हैं और इंडिया में उसका बिजनेस उसका सब्सिडरी होता है, इससे वो दुबई के टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हैं। बिजनेसमैन अपनी कंपनी के एसेट्स लाइक मशीनरी, व्हीकल्स लोन पर खरीदते हैं, ताकि उसका डेप्रिसिएशन क्लेम कर सके। कुछ लोग अपनी इनकम के एक हिस्से को एज अ एग्रीकल्चर इनकम दिखाते हैं, और कुछ लोग सेल कंपनी बनाकर भी इलीगल तरीके से टैक्सेस बचाते हैं। 8, फाइनेंशियल फ्रीडम और रिटायरमेंट प्लानिंग। करियर की स्टार्टिंग में जरूर आपको पैसे के लिए काम करना चाहिए, लेकिन एक टाइम के बाद आपको कुछ ऐसा करना चाहिए, एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करना चाहिए कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, आपका पैसा आपको पैसा कमा कर दे, और वो हम कर पाएंगे इन्वेस्टमेंट करके। अगर आप हर महीने 7,000 रुपए की SIP म्यूचुअल फंड में करें और हर साल अपने SIP के अमाउंट को 20% से बढ़ा दें, और अगर आप 20% का रिटर्न जनरेट कर पाए तो 20 साल के बाद आपके पास 2 करोड़ रुपए होंगे, जिसे अगर आप FD में भी इन्वेस्ट करोगे तो आप हर साल 12 लाख रुपए बिना कोई काम किए कमा सकते हैं। इस 2 करोड़ रुपए को आप रेंटल इनकम देने वाली प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हर साल 10 से 12 लाख रुपए तो आप वहां से भी कमा लेंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आपकी पैसिव इनकम आपके एक्सपेंसेस जितनी है या उससे ज्यादा है। ऐसे सिचुएशन में आपको बेसिक नीड्स के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। रिटायरमेंट कॉर्पस की बात करें तो आपकी एनुअल इनकम के 25 टाइम्स जितना अमाउंट रिटायरमेंट कॉर्पस जरूर होना चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आप अपनी कमाई का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा बचाकर उसे इन्वेस्ट करके उसे ग्रो करो, और आप अपनी कमाई बढ़ाते रहो अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स पर काम करके। आप वेल्थ क्रिएशन के साथ साथ वेल्थ प्रोटेक्शन पर भी फोकस करो, इमरजेंसी फंड बनाकर और इंश्योरेंस लेकर। नहीं तो फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में रुकावट आ सकती है। फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए अपनी कमाई का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जरूर बचाओ, लेकिन उसके चक्कर में आप आज के लाइफस्टाइल के साथ
साथ भी कॉम्प्रोमाइज ना करो। फाइनेंशियल फ्रीडम जरूरी है, लेकिन आज लाइफ एंजॉय करना भी उतना ही जरूरी है। तो आप सेविंग करने और एक्सपेंस करने में प्रॉपर बैलेंस बनाओ। पहले के लोग 60 की एज में रिटायरमेंट लेते थे, लेकिन अब तो लोग 30s या 40s में ही रिटायर होने के बारे में सोचने लगे हैं। और आजकल तो फायर जैसे कंसेप्ट मार्केट में बहुत चल रहे हैं। फायर मीन्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली। लोग अब 20s, 30s और 40s में ही रिटायर होने की सोचते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी कमाई का बहुत ज्यादा होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप एग्रेसिव होकर इन्वेस्टमेंट करें, ये भी बहुत जरूरी है। और आप अपने पैसे पर कम से कम 12 से 15% का रिटर्न जनरेट कर पाओ, ये भी बहुत जरूरी है। 9th, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब है बिना काम किए पैसा कमाना, या बहुत कम काम करके बहुत कम एफर्ट के साथ ही पैसा कमाना। लेकिन शुरू में पैसिव इनकम बिल्ड करने में टाइम और पैसा इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद बहुत कम एफर्ट से ही रेगुलर इनकम कमाई जा सकती है। शेयर मार्केट से पैसिव इनकम कमाने के लिए आप डिविडेंड्स देने वाले शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से पैसिव इनकम कमाने के लिए आप रेंटल इनकम देने वाली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट बनाकर भी पैसिव इनकम कमा सकते हैं, लाइक ई बुक, ऑनलाइन कोर्सेज एटसेट्रा। इसमें आपको एक बार ही एफर्ट डालना है, फिर आपको रेगुलर बेसिस पर पैसा आता रहेगा। आप कंटेंट क्रिएट करके, ब्लॉगिंग करके भी पैसिव इनकम कमा सकते हैं। आप सोशल मीडिया पर अच्छा खासा ऑडियंस बेस क्रिएट करके वहां से एफिलिएट मार्केटिंग से भी पैसा कमा सकते हैं। आप पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म से भी पैसिव इनकम या रेगुलर इनकम कमा सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क जरूर है। आप रॉयल्टी या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से भी पैसिव इनकम कमा सकते हैं। आप कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बनाकर भी रेगुलर बेसिस पर पैसा कमा सकते हैं। आप पहले कोई एक्टिव काम करो, फिर उसे ऑटोमेट करो, उससे भी आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं। जितने आपके एक्सपेंसेस हैं, अगर आप उतनी पैसिव इनकम कमा रहे हैं, इट मींस आप फाइनेंशियली फ्री हो गए हैं। लेकिन शुरू में पैसिव इनकम बिल्ड करने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, ये रातों रात हासिल नहीं की जा सकती है। 10th, ईएमआई। आपकी टोटल ईएमआई आपकी मंथली सैलरी के 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप अपने लोन के टेन्योर को जितना ज्यादा रखोगे, आपको उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट पे करना होगा। किसी भी लोन की ईएमआई जल्दी पे करने के लिए आप अपनी बढ़ती हुई कमाई के साथ अपने ईएमआई के अमाउंट को भी बढ़ाते रहो। आप हर साल 2-4 ईएमआई एक्स्ट्रा भी पे कर सकते हैं। आप डाउन पेमेंट ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करो। अगर आपके पास मल्टीपल लोन्स है, तो आप हाई इंटरेस्ट वाले लोन को पहले पे करो। आप ईएमआई को टाइमली पे करो, नहीं तो आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है और आपका सिविल स्कोर भी खराब होगा। आप ये ट्रिक फॉलो करके किसी भी लोन को 100% इंटरेस्ट फ्री बना सकते हैं। आप ये देखो कि आपको उस लोन के लिए टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना है और कितने सालों में। अब आप ये पता करो कि आप हर महीने शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में कितने रुपए की एसआईपी करो, ताकि आप उतने टाइम में उतने अमाउंट तक पहुंच सको। ऐसा करके आप किसी भी लोन को इंटरेस्ट फ्री बना सकते हैं। आप एक ही टाइम पर मल्टीपल्स ईएमआई अवॉइड करो, क्योंकि इससे आप डेट ट्रैप में फंस सकते हैं। आप चीजों को ऑनलाइन खरीदने की बजाय कैश में खरीदो, क्योंकि जब आप कैश में पे करते हैं तब आप उस एक्सपेंस को, उस पेमेंट को फील करते हैं, जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के केस में नहीं हो पाता है। इससे आप बाय डिफॉल्ट कम खर्च करोगे। और आप हर चीज के लिए भी ईएमआई पर डिपेंड मत रहो। आप हर चीज ईएमआई पर ही ना खरीदो, क्योंकि ये आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का दुश्मन है। आप अपनी ईएमआई को टाइमली पे करो, नहीं तो आपका सिविल स्कोर खराब होगा। ईएमआई को टाइमली पे करके आप अपने सिविल स्कोर को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। आप जहां से भी लोन ले रहे हो, तो आप ये पता करो कि क्या कहीं और जगह से आप कम इंटरेस्ट पर वो लोन ले सकते हैं, या फिर क्या आप अपने लोन को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म फिक्स्ड ईएमआई लोन है, तो इन्फ्लेशन के चलते आप फ्यूचर में रियल टर्म्स में कम पे करोगे। आप जीरो कॉस्ट ईएमआई स्कैम को भी अवॉइड करो, क्योंकि रियल में कॉस्ट ईएमआई में एडजस्ट होता है, इंटरेस्ट हिडन होता है। ऑटो डेबिट ईएमआई के केस में अगर ऑटो डेबिट फेल होता है, तो आपको पेनल्टी पे करनी होगी, सो आप इसे अवॉइड करो। आप लोन लो तो बिजनेस करने के लिए लोन लो, अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए लोन लो, अपनी एजुकेशन, अपनी स्किल्स पर इन्वेस्ट करने के लिए लोन लो, महंगी महंगी चीजें लोन पर खरीदने के लिए नहीं। अगर आप लोन की ईएमआई पे करने में फाइनेंशियल डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, तो आप बैंक से ईएमआई कम करा सकते हैं या टेन्योर को बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। 11th, बाय अ हाउस और रेंट अ हाउस। अगर आप लंबे टाइम तक एक ही जगह पर रहने वाले हैं, तो आप लोन पर घर लेने के बारे में सोच सकते हैं, नहीं तो रेंट पर हाउस लेना भी सही है। अगर ईएमआई रेंट के आसपास या उससे कम है, तो आप लोन पर घर लेने के बारे में सोच सकते हैं। अगर ज्यादा कैपिटल एप्रिसिएशन के हाई चांसेस है, तो आप लोन पर घर लेने के बारे में सोच सकते हैं। सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, इमोशंस और मेंटल पीस की बात करें, तो लोन पर घर खरीदना ज्यादा सही डिसीजन है, लेकिन उसमें आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इग्नोर करना होगा। अगर आप फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, तो रेंट पर घर लेना ज्यादा सही है। अगर आपको कैश फ्लो चाहिए, या आप अपनी मंथली इनकम के एक बहुत बड़े हिस्से को होम लोन की ईएमआई में ब्लॉक नहीं करना चाहते हैं, तो रेंट पर
पर घर लेना ज्यादा सही है, क्योंकि इस कैश फ्लो की दिक्कत के चलते आपकी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। अगर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें तो जो पैसा आप होम लोन की ईएमआई में पे करोगे, अगर वो पैसा आप मंथली बेसिस पर शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो तो आप उस होम लोन के टेन्योर जितने टाइम में होम लोन की वैल्यू से कई ज्यादा पैसा बना लेंगे। एक एवरेज इंसान, एक मिडिल क्लास या लोअर क्लास इंसान को अगर घर लेने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है तो उसे अपनी कमाई शुरू होते ही होम लोन नहीं लेना चाहिए। पहले उसे एसेट्स बिल्ड करने पर फोकस करना चाहिए। होम लोन 30s, 40s या 50s में लेना ज्यादा सही है। अगर आप लोन पर घर खरीदने की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप उसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट भी कंसीडर करो, लाइक स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, ब्रोकरेज, लीगल फीस, होम लोन प्रोसेसिंग फीस, मेंटेनेंस कॉस्ट, प्रॉपर्टी टैक्स एटसेट्रा। अगर आप घर लेने के डिसीजन में अपने इमोशंस को ज्यादा वेटेज दे रहे हैं तो लोन पर घर लेना ज्यादा सही हो सकता है, लेकिन अगर आप फिनेंस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ज्यादा वेटेज दे रहे हैं तो रेंट पर रहना ज्यादा सही है। लेकिन अगर आप होम लोन ले भी रहे हो तो आपको 20 to 30% डाउन पेमेंट जरूर करनी चाहिए और होम लोन के टेन्योर को 20 से 30 साल की बजाय 10 से 15 साल ही रखना चाहिए और अपनी कमाई को बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।